नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का 17वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कैसे पदम सिंह की पहली पत्नी बच्चे के साथ उसके छठे महीने में ही गुजर गई। फिर विवाह किया भामा से, लेकिन संतान नहीं हुई। संतान लालसा को दबाने के लिए भामा प्रेमानुराग से भरी हुई थी। जब सदन उसके पास रहने आया तो उसके सामने पदम सिंह द्वारा कई बार तिरस्कृत महसूस करने के कारण सदन उसे आंखों में कांटे की तरह गड़ता था। पदम सिंह को शांता की चिट्ठी मिली तो धर्मपिता शब्द से वशीभूत हो गए। उन्होंने विट्ठलदास से इसके बारे में चर्चा की। कभी वह बड़े भाई मदन सिंह का सोचकर सामने नहीं आना चाहते थे और कभी उनकी न्यायप्रियता उन्हें मजबूर करती थी कि शांता का साथ दें। आखिरकार विट्ठलदास के साथ काफी सोच विचार के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे दोनों ही शांता को लेने जाएंगे, लेकिन उसे लाकर सुमन के साथ आश्रम में रखेंगे। सुमन को पिता का समाचार मिला तो खुद भी गंगा में डूबने चल दी। उसे भी गजाधर गंगा तट पर मिल गया। पहले उसे घृणा हुई, लेकिन गजाधर की आत्मवेदना ने उसके मालिन्य को धो दिया। उसने भी शांता के आश्रम में आने की बात गजाधर को बताई और शांता का ही वास्ता देकर गजाधर ने सुमन का मन बदल दिया। वह स्नान कर वापस आश्रम चली गई। अब आगे। शांता ने पत्र तो भेजा, उसको उत्तर आने की कोई आशा न थी। 3 दिन बीत गए। उसका नैराश्य दिनों दिन बढ़ता जाता था। अगर कुछ अनुकूल उत्तर न आया तो उमानाथ अवश्य ही उसका विवाह कर देंगे, यह सोचकर शांता का हृदय थरथराने लगता था। वह दिन में कई बार देवी के चबूतरे पर जाती और नाना प्रकार की मनौतियां करती। कभी शिवजी के मंदिर में जाती और उनसे अपनी मनोकामना कहती। सदन एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरता। वह उसकी मूर्ति को हृदय नेत्रों के सामने बैठाकर उससे हाथ जोड़कर कहती, प्राणनाथ, मुझे क्यों नहीं अपनाते? लोक निंदा के भय से? हाय, मेरी जान इतनी सस्ती है कि इन दामों बिके? तुम मुझे त्याग रहे हो, आग में झोंक रहे हो, केवल इस अपराध के लिए कि मैं सुमन की बहन हूं। यही न्याय है? कहीं तुम मुझे मिल जाते तो मैं तुम्हें पकड़ पाती, फिर देखती कि तुम मुझसे कैसे भागते हो। तुम पत्थर नहीं हो कि मेरे आंसुओं से न पसीजते। तुम अपनी आंखों से एक बार मेरी दशा देख लेते तो फिर तुमसे न रहा जाता। हाँ, तुमसे कदापि न रहा जाता। तुम्हारा विशाल हृदय करुणा शून्य नहीं हो सकता। क्या करूं? तुम्हें अपने चित्त की दशा कैसे दिखाऊं? चौथे दिन प्रातःकाल पदम सिंह का पत्र मिला। शांता भयभीत हो गई। उसकी प्रेमाभिलाषाएं शिथिल पड़ गईं। अपनी भावी दशा की शंकाओं ने चित्त को अशांत कर दिया। लेकिन उमानाथ फूले नहीं समाये। बाजे का प्रबंध किया, सवारियां एकत्रित की, गांव भर में निमंत्रण भेजे, मेहमानों के लिए चौपाल में फर्श आदि बिछवा दिए। गांव के लोग चकित थे। यह कैसा गौना है? विवाह तो हुआ ही नहीं, गौना कैसा? वह समझते थे कि उमानाथ ने कोई न कोई चाल खेली है। एक ही धूर्त है। निर्दिष्ट समय पर उमानाथ स्टेशन गए और बाजे बजवाते हुए मेहमानों को अपने घर लाए। चौपाल में उन्हें ठहराया। केवल 3 आदमी थे, पदम सिंह, विट्ठलदास और एक नौकर। दूसरे दिन संध्या समय विदाई का मुहूर्त था। तीसरा पहर हो गया, किंतु उमानाथ के घर में गांव की कोई स्त्री नहीं दिखाई देती। वह बार बार अंदर आते हैं, तेवर बदलते हैं, दीवारों को धमका कर कहते हैं, मैं एक एक को देख लूंगा। जानवी से बिगड़ कर कहते हैं कि मैं सबकी खबर लूंगा, लेकिन वह धमकियां जो कभी नंबरदारों को कंपायमान कर दिया करती थी, आज किसी पर असर नहीं करती। बिरादरी अनुचित दबाव नहीं मानती। घमंडियों का सिर नीचा करने के लिए वह ऐसे ही अफसरों की ताक में रहती है। संध्या हुई। कहारों ने पालकी द्वार पर लगा दी। जानवी और शांता गले मिलकर खूब रोईं। शांता का हृदय प्रेम से परिपूर्ण था। इस घर में उसे जो जो कष्ट उठाने पड़े थे वह इस समय भूल गए थे। इन लोगों से फिर भेंट न होगी। इस घर के अब फिर दर्शन न होंगे।
इनसे सदैव के लिए नाता टूटता है, यह सोचकर उसका हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। जानवी का उदर भी दया से भरा हुआ था। इस माता पिता विहीन बालिका को हमने बहुत कष्ट दिए, यह सोचकर वह अपने आंसुओं को न रोक सकती थी। दोनों हृदयों में सच्चे निर्मल कोमल भावों की तरंगे उठ रही थी। उमानाथ घर में आए तो शांता उनके पैरों से लिपट गई और विनय करती हुई कहने लगी, तुम ही मेरे पिता हो, अपनी बेटी को भूल न जाना। मेरी बहनों को गहने कपड़े देना, होली और तीज में उन्हें बुलाना, पर मैं तुम्हारे 2 अक्षरों के पत्र को अपना धन्य भाग समझूंगी। उमानाथ ने उसको संबोधित करते हुए कहा, बेटी, जैसी मेरी और 2 बेटियां हैं वैसी ही तुम भी हो। परमात्मा तुम्हें सदा सुखी रखें। यह कहकर वह रोने लगे। संध्या का समय था। मुन्नी गाय घर में आई तो शांता उसके गले लिपट कर रोने लगी। उसने 3-4 वर्ष उस गाय की सेवा की थी, अब वह किसको भूसी लेकर दौड़ेगी? किसके गले में काले डोरे में गौड़ियां गूंथ कर पहनाएगी? मुन्नी गाय सिर झुकाए उसके हाथों को चाटती थी। उसका वियोग दुख उसकी आंखों में झलक रहा था। जानवी ने शांता को लाकर पालकी में बैठा दिया। कहारों ने पालकी उठाई। शांता को ऐसा मालूम हुआ कि मानो वह अथाह सागर में बही जा रही है। गांव की स्त्रियां अपने द्वारों पर खड़ी पालकी को देखती थीं और रोती थीं। उमानाथ स्टेशन तक पहुंचाने आए। चलते समय अपनी पगड़ी उतार कर उन्होंने पदम सिंह के पैरों पर रख दी। पदम सिंह ने उनको गले से लगा लिया। जब गाड़ी चली तो पदम सिंह ने विट्ठल दास से कहा, अब इस अभिनय का सबसे कठिन भाग आ गया। विट्ठल दास, मैं नहीं समझा। क्या शांता से कुछ कहे सुने बिना ही उसे आश्रम में पहुंचा दीजिएगा? उससे पहले उसके लिए तैयार करना चाहिए। हाँ, यह आपने ठीक सोचा। तो जाकर कह दूं? जरा सोच तो लीजिए क्या कहिएगा। अभी तो वह यह समझ रही है कि ससुराल में जा रही हूं। वियोग के दुख में यह आशा उसे संभाले हुए है, लेकिन जब उसे हमारा कौशल ज्ञात हो जाएगा तो उसे कितना दुख होगा। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने पहले ही वे बातें क्यों न कह दी। तो अब कहने में क्या बिगड़ा जाता है? मिर्जापुर में गाड़ी देर तक ठहरेगी, मैं जाकर उसे समझा दूंगा। सबसे बड़ी भूल हुई। तो उस भूल पर पछताने से अगर काम चल जाए तो जी भरकर पछता लिया जाए। आपके पास पेंसिल हो तो लाइए, एक पत्र लिखकर सब समाचार प्रकट कर दूं। नहीं, तार दे दीजिए, यह और भी उत्तम होगा। आप विचित्र जीव हैं, सीधी सी बात में भी इतना आगा पीछा करने लगते हैं। समस्या ही ऐसी आ पड़ी है, मैं क्या करूं? एक बात मेरे ध्यान में आती है, मुगल सराय में देर तक रुकना पड़ेगा। बस वहीं उसके पास जाकर सब वृतांत कह दूंगा। यह आप बहुत दूर की कौड़ी लाए। इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि कोई काम बिना भली भांति सोचे नहीं करना चाहिए। आपकी बुद्धि ठिकाने पर पहुंचती है, लेकिन बहुत चक्कर खाकर। यही बात आपको पहले न सूझी। शांता ड्योढ़े दर्जे के जनाने कमरे में बैठी हुई थी। वहां 2 ईसाई लेडियां और बैठी हुई थी। वे शांता को देखकर अंग्रेजी में बातें करने लगी। मालूम होता है यह कोई नवविवाहिता स्त्री है। हाँ, किसी ऊंचे कुल की है, ससुराल जा रही है। ऐसे रो रही है मानो कोई ढकेले लिए जाता है। पति की अभी तक सूरत न देखी होगी, प्रेम कैसे हो सकता है? भय से हृदय कांप रहा होगा। यह इनके यहाँ अत्यंत निकृष्ट रिवाज है। बेचारी कन्या एक अनजान घर में भेज दी जाती है जहां कोई उसका अपना नहीं होता। यह सब पाशविक काल की प्रथा है, जब स्त्रियों को बलात् उठा ले जाते थे। क्यों बाई जी, ससुराल जा रही हो? शांता से बोली। शांता ने धीरे से सिर हिलाया। तुम इतनी रूपवती हो, तुम्हारा पति भी तुम्हारे जोड़े का है? शांता ने गंभीरता से उत्तर दिया। पति की सुंदरता नहीं देखी जाती। यदि वह काला कलूटा हुआ तो? शांता ने गर्व से उत्तर दिया। हमारे लिए वह देवतुल्य है, चाहे कैसा ही हो। अच्छा, मान लो तुम्हारे सामने 2 आदमी लाए जाएं, एक रूपवान हो, दूसरा कुरूप, तो तुम किसे पसंद करोगी? शांता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जिसे हमारे माता पिता पसंद करें।
शांता समझ रही थी कि यह दोनों हमारी विवाह प्रथा पर आक्षेप कर रही हैं। थोड़ी देर के बाद उसने उनसे पूछा, मैंने सुना है आप लोग अपना पति खुद चुन लेती हैं। हाँ, इस विषय में हम स्वतंत्र हैं। आप अपने आप को माँ बाप से ज्यादा बुद्धिमान समझती हैं? हमारे माँ बाप क्या जान सकते हैं कि हमको उनके पसंद किए हुए पुरुषों से प्रेम होगा या नहीं? तो आप लोग विवाह में प्रेम मुख्य समझती हैं। हाँ, और क्या? विवाह प्रेम का बंधन है। हम विवाह को धर्म का बंधन समझती हैं। हमारा प्रेम धर्म के पीछे चलता है। 9 बजे गाड़ी मुगल सराय पहुंच गई। विठलदास ने आकर शांता को उतारा और दूर हटकर प्लेटफॉर्म पर ही कालीन बिछाकर उसे बैठा दिया। बनारस की गाड़ी खुलने में आधा घंटे की देर थी। शांता ने देखा उसके देशवासी सिर पर बड़े बड़े गट्ठर लादे एक संकरे द्वार पर खड़े हैं और बाहर निकलने के लिए एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। एक दूसरे तंग दरवाजे पर हजारों आदमी खड़े अंदर आने के लिए धक्कम धक्का कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक चौड़े दरवाजे से अंग्रेज लोग छड़ी घुमाते कुत्तों को लिए आते जाते हैं। कोई उन्हें नहीं रोकता, कोई उनसे नहीं बोलता। इतने में पंडित पदम सिंह उसके निकट आए और बोले, शांता, मैं तुम्हारा धर्मपिता पदम सिंह हूं। शांता खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। पदम सिंह ने कहा, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि हम लोग चुनार क्यों नहीं उतरे। इसका कारण यही है कि अभी तक मैंने भाई साहब से तुम्हारे विषय में कुछ नहीं पूछा। तुम्हारा पत्र मुझे मिला तो मैं ऐसे घबरा गया कि मुझे तुम्हें बुलाना परमावश्यक जान पड़ा। भाई साहब से कुछ कहने सुनने का अवकाश ही नहीं मिला, इसलिए अभी कुछ दिनों तक बनारस रहना पड़ेगा। मैंने यही उचित समझा है कि तुम्हें उसी आश्रम में ठहराऊं जहां आजकल तुम्हारी बहन सुमन बाई रहती है। सुमन के साथ रहने से तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट ना होगा। तुमने सुमन के विषय में जो कलंकित बातें सुनी है, हृदय से निकाल डालो। अब वह देवी है, उसका जीवन सर्वथा निर्दोष और उज्जवल हो गया है। यदि ऐसा न होता तो मैं अपनी धर्मपुत्री को उसके साथ रखने पर कभी तैयार न होता। महीने 2 महीने में मैं भैया को ठीक कर लूंगा। यदि तुम्हें इस संबंध में कुछ आपत्ति हो तो मुझसे साफ साफ कह दो कि कोई और प्रबंध करूं। पदम सिंह ने इस वाक्य को बड़ी मुश्किल से समाप्त किया। सुमन की उन्होंने जो प्रशंसा की उस पर उन्हें स्वयं विश्वास नहीं था। मदन सिंह के संबंध में भी वे उससे बहुत अधिक कह गए जो वह कहना न चाहते थे। उन्हें सरल हृदय कन्या को इस भांति धोखा देते हुए मानसिक कष्ट होता था। शांता रोते हुए पदम सिंह के चरणों पर गिर पड़ी और लज्जा, नैराश्य तथा विषाद से भरे हुए ये शब्द उसके मुख से निकले, आपकी शरण में हूं, जो उचित समझिए वह कीजिए। शांता का हृदय बहुत हल्का हो गया। अब उसे अपने भविष्य के विषय में चिंता करने की आवश्यकता न रही। उसे कुछ दिनों के लिए अपना जीवन मार्ग निश्चित मालूम होने लगा। वह इस समय उस आदमी के सदृश थी जो अपने झोपड़े में आग लग जाने से इसीलिए प्रसन्न हो कि कुछ देर के लिए वह अंधकार के भय से मुक्त हो जाएगा। 11 बजे ये तीनों प्राणी आश्रम में पहुंच गए। विठलदास उतरे कि जाकर सुमन बाई को खबर दूं, पर वहां जाकर देखा तो वह बुखार में बेसुध पड़ी थी। आश्रम की कई स्त्रियां उसकी शुश्रूषा में लगी हुई थीं। कोई पंखा झलती थी, कोई उसका सिर दबाती थी, कोई पैरों को मल रही थी। बीच बीच में कराहने की ध्वनि सुनाई देती थी। विठलदास ने घबरा कर पूछा, डॉक्टर को बुलाया था? हाँ, वह अभी देख कर गए हैं। कई स्त्रियों ने शांता को गाड़ी से उतारा। शांता सुमन की चारपाई के पास खड़ी होकर बोली, जीजी। सुमन ने आंखें न खोली। शांता मूर्तिवत खड़ी अपनी बहन को करुण और सजल नेत्रों से देख रही थी। यही मेरी प्यारी बहन है जिसके साथ मैं 3-4 साल पहले खेलती थी। वह लंबे लंबे काले केश कहाँ हैं? वह कुंदन सा दमकता हुआ मुखचंद्र कहाँ है? वह चंचल सजीव मुस्कुराती हुई आंखें कहाँ गई? वह कोमल चपल गात, वह इंगुर सा भरा हुआ शरीर, वह अरुण वर्ण कपोल कहाँ लुप्त हो गए? यह सुमन है या उसका शव अथवा उसकी निर्जीव मूर्ति? उस वर्णहीन मुख पर विरक्ति, संयम तथा आत्मत्याग की निर्मल शांतिदायिनी ज्योति झलक रही थी। शांता का हृदय क्षमा और प्रेम से उमड़ उठा।
उसने अन्य स्त्रियों को वहां से हट जाने का संकेत किया और अब वह रोती हुई सुमन के गले से लिपट गई। बोली, जीजी, आंखें खोलो। जी, कैसा है? तुम्हारी शांति खड़ी है। सुमन ने आंखें खोली और उन्मत्तों की भांति विस्मित नेत्रों से शांता की ओर देखकर बोली, कौन शांति? तू हट जा, मुझे मत छू। मैं पापिनी हूं, अभागिनी हूं, मैं भ्रष्टा हूं। तू देवी है, तू साध्वी है, मुझसे अपने को स्पर्श ना होने दे। इस हृदय को वासनाओं ने, लालसाओं ने, दुष्कामनाओं ने मलिन कर दिया है। तो अपने उज्जवल स्वच्छ हृदय को इसके पास मत ला, यहां से भाग जा। वह मेरे सामने नरक का अंगड़ी कुंड दहक रहा है। यम के दूत मुझे उस कुंड में झोंकने के लिए घसीटे लिए जाते हैं। तू यहां से भाग जा। यह कहकर सुमन फिर मूर्छित हो गई। शांता सारी रात सुमन के पास बैठी पंखा झलती रही। शांता को आश्रम में आए एक मास से ऊपर हो गया, लेकिन पदम सिंह ने अभी तक अपने घर में किसी से इसकी चर्चा नहीं की। कभी सोचते भैया को पत्र लिखूं, कभी सोचते चलकर उनसे कहूं, कभी विट्ठल दास को भेजने का विचार करते, लेकिन कुछ निश्चय न कर सकते थे। इधर उनके मित्रगण वेश्याओं के प्रस्तावों को बोर्ड में पेश करने के लिए जल्दी मचा रहे थे। उन्हें उनकी सफलता की पूरी आशा थी। मालूम नहीं विलंब होने से फिर कोई बाधा उपस्थित हो जाए। पदम सिंह उसे भी टालते आए थे। यहां तक कि मई का महीना आ गया और विट्ठल दास और रमेश दत्त ने ऐसा तंग किया कि उन्हें विवश होकर बोर्ड में नियमानुसार अपने प्रस्ताव की सूचना देनी पड़ी। दिन और समय निर्दिष्ट हो गया। ज्यों-ज्यों दिन निकट आता था, पदम सिंह का चित्त अशांत हो जाता था। उन्हें अनुभव होता था कि केवल इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से उद्देश्य पूर्ण न होगा। इसे कार्य रूप में लाने के लिए शहर के सभी बड़े आदमियों की सहानुभूति और सहकारिता की आवश्यकता है। इसीलिए वह हाजी हाशिम को किसी न किसी तरह अपने पक्ष में लाना चाहते थे। हाजी साहब का शहर में इतना दबाव था कि वेश्याएं भी उनके आदेश के विरुद्ध न जा सकती थीं। अंत में हाजी साहब भी पिघल गए। उन्हें पदम सिंह की नेक नियति पर विश्वास हो गया। आज बोर्ड में यह प्रस्ताव पेश होगा। म्युनिसिपल बोर्ड के अहाते में बड़ी भीड़ भाड़ है। वेश्याओं ने अपने दल बल सहित बोर्ड पर आक्रमण किया है। देखें बोर्ड की क्या गति होती है। बोर्ड की कार्यवाही आरंभ हो गई। सभी मेंबर उपस्थित हैं। डॉक्टर श्यामाचरण ने पहाड़ पर जाना मुलतवी कर दिया है। मुंशी अबुल वफा को तो आज रात भर नींद ही नहीं आई। वह कभी भीतर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। आज उनके परिश्रम और उत्साह की सीमा नहीं है। पदम सिंह ने अपना प्रस्ताव उपस्थित किया और तुले हुए शब्दों में उसकी पुष्टि की। यह 3 भागों में विभक्त था। 1. वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थान से हटाकर बस्ती से दूर रखा जाए। 2. उन्हें शहर के मुख्य सैर करने के स्थानों और पार्कों में आने पर निषेध किया जाए। 3. वेश्याओं का नाच कराने के लिए एक भारी टैक्स लगाया जाए और ऐसे जलसे किसी हालत में खुले स्थानों में न हो। प्रोफेसर रमेश दत्त ने उसका समर्थन किया। सैयद शफकत अली डिप्टी कलेक्टर ने कहा, इस तजवीज से मुझे पूरा इत्तफाक है, लेकिन बगैर मुजाविज तरमीम के मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकता। मेरी राय है कि रिजोल्यूशन के पहले हिस्से में ये अल्फाज बढ़ा दिए जाएं। बइस्तस्नाए उनके जो 9 माह के अंदर या तो अपना निकाह कर लें या कोई हुनर सीख लें जिससे वह अपने जायज तरीके पर जिंदगी बसर कर सकें। कुंवर अनिरुद्ध सिंह बोले, मुझे इस तरमीम से पूरी सहानुभूति है। हमें वेश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारी परम धृष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस योग्य नहीं है कि समाज के किसी अंग को नीचा या तुच्छ समझें। सबसे नीच हम हैं। सबसे पापी, दुराचारी, अन्यायी हम हैं जो अपने को शिक्षित, सभ्य, उदार, सच्चा समझते हैं। हमारे शिक्षित भाइयों ही की बदौलत दाल मंडी आबाद है। चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक है। यह मीना बाजार हम लोगों ने ही सजाया है। ये चिड़िया हम लोगों ने फांसी हैं, ये कठपुतलियां हमने बनाई हैं। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी,
अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहां दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन हरामकारी के सिवाय और कहां जा सकता है। जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद दर सूद का अंत होगा, उसी दिन दाल मंडी उजड़ जाएगी। वे चिड़ियां उड़ जाएंगी, पहले नहीं। मुख्य प्रस्ताव इस तरमीम के बिना नश्तर का घाव है जिस पर मरहम नहीं। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभाकर राव ने कहा, मेरी समझ नहीं आता कि इस तरमीम का रिजोल्यूशन से क्या संबंध है। इसको आप अलग दूसरे प्रस्ताव के रूप में पेश कर सकते हैं। सुधार के लिए आप जो कुछ कर सकें वह सर्वथा प्रशंसनीय है, लेकिन यह काम बस्ती से हटाकर भी उतना ही आसान है जितना शहर के भीतर, बल्कि वहां वह सुविधा अधिक हो जाएगी। अबुल वफा ने कहा, मुझे इस तरमीम से पूरा इत्तेफाक है। अब्दुल लतीफ बोले, बिना तरमीम के मैं रिजोल्यूशन को कभी कबूल नहीं कर सकता। दीनानाथ तिवारी ने भी तरमीम पर जोर दिया। पदम सिंह बोले, इस प्रस्ताव से हमारा उद्देश्य वेश्याओं को कष्ट देना नहीं, वरन उन्हें सुमार्ग पर लाना है। इसलिए मुझे इस तरमीम के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सैयद तेग अली ने फरमाया, तरमीम से असल तजवीज का मंशाफीत हो जाने का खौफ है। आप गोया एक मकान का सदर दरवाजा बंद करके पीछे की तरफ दूसरा दरवाजा बना रहे हैं। यह गैर मुमकिन है कि वे औरतें जो अब तक ऐश और बेतकल्लुफी की जिंदगी बसर करती थीं, मेहनत और मजदूरी की जिंदगी बसर करने पर राजी हो जाएं। वह इस तरमीम से नाजायज फायदा उठाएंगी। कोई अपने बाला खाने पर सिंगर की एक मशीन रखकर अपना बचाव कर लेगी, कोई मोजे की मशीन रख लेगी, कोई पान की दुकान खोल लेगी, कोई अपने बाला खाने पर सेब और अनार के खोमचे सजा देगी। नकली निकाह और फर्जी शादियों का बाजार गर्म हो जाएगा और इस पर्दे की आड़ में पहले से भी ज्यादा हरामकारी होने लगेगी। इस तरमीम को मंजूर करना इंसानी खसलत से बेइल्मी का इजहार करना है। हकीम शोहरत खान ने कहा, मुझे सैयद तेग अली के ख्यालात बेजा मालूम होते हैं। पहले इन खबीब हस्तियों को शहर बदर कर देना चाहिए। इसके बाद वह जायज तरीके पर जिंदगी बसर करना चाहें तो काफी इत्मीनान के बाद उन्हें इम्तिहान शहर में आकर आबाद होने की इजाजत देनी चाहिए। शहर का दरवाजा बंद नहीं है, जो चाहे यहां आबाद हो सकते हैं। मुझे काबिल यकीन है कि तरमीम से इस तजवीज का मकसद गायब हो जाएगा। शरीफ हसन वकील बोले, इसमें कोई शक नहीं कि पंडित पदम सिंह एक बहुत ही नेक और रहीम बुजुर्ग हैं, लेकिन इस तरमीम को कबूल करके उन्होंने असल मकसद पर निगाह रखने के बजाय हर दिल अजीज बनने की कोशिश की है। इससे तो यही बेहतर था कि वह तजवीज पेश ही न की जाती। सैयद शराफत अली साहब ने अगर ज्यादा गौर से काम लिया होता तो वह कभी यह तरमीम पेश न करते। शाकिर बेग ने कहा, कॉम्प्रोमाइज मुल्की मामलात में चाहे कितना ही काबिल तारीफ हो, लेकिन इखलाकी मामलात में वह सरासर काबिल एतराज है। इससे इखलाकी बुराइयों पर सिर्फ पर्दा पड़ जाता है। सभापति सेठ बलभद्र दास ने रिजोल्यूशन के पहले भाग पर राय ली। 9 सम्मतियां अनुकूल थीं, 8 प्रतिकूल। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। फिर तरमीम पर राय ली गई। 8 आदमी उसके अनुकूल थे, 8 प्रतिकूल। तरमीम भी पास हो गई। सभापति ने उसके अनुकूल राय दी। डॉक्टर श्यामाचरण ने किसी तरफ राय नहीं दी। प्रोफेसर रमेश दत्त और रुस्तम भाई और प्रभाकर राव ने तरमीम के स्वीकृत हो जाने में अपनी हार समझी और पदम सिंह की ओर इस भाव से देखा मानो उन्होंने विश्वासघात किया है। कुंवर साहब के विषय में उन्होंने स्थिर किया कि वह केवल बातूनी, शक्की और सिद्धांतहीन आदमी हैं। अबुल वफा और उनके मित्रगण ऐसे प्रसन्न थे मानो उन्हीं की जीत हुई है। उनका यूं पुलकित होना प्रभाकर राव और उनके मित्रों के हृदय में कांटे की तरह गड़ा था। प्रस्ताव के दूसरे भाग पर सम्मति ली गई। प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने इस बार उनका विरोध किया। वह पदम सिंह को विश्वासघात का दंड देना चाहते थे। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। अबुल वफा और उनके मित्र बगलें बजाने लगे। अब प्रस्ताव के तीसरे भाग की बारी आई।
कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने उसका समर्थन किया। हकीम शोहरत खां, सैयद शफकत अली, शरीफ हसन और शाकिर बेग ने भी उसका अनुमोदन किया, लेकिन प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने उसका भी विरोध किया। तरमीम के पास हो जाने के बाद उन्हें इस संबंध में अन्य सभी उद्योग निष्फल मालूम होते थे। वह उन लोगों में थे जो या तो सब लेंगे या कुछ न लेंगे। प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। कुछ रात गए सभा समाप्त हुई। जिन्हें हार की शंका थी वह हंसते हुए निकले, जिन्हें जीत का निश्चय था उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। चलते समय कुंवर साहब ने मिस्टर रुस्तम भाई से कहा, यह आप लोगों ने क्या कर दिया? रुस्तम भाई ने व्यंग भाव से उत्तर दिया, जो आपने किया वही हमने किया। आपने घड़े में छेद कर दिया, हमने उसे पटक दिया। परिणाम दोनों का एक ही है। सब लोग चले गए। अंधेरा हो गया। चौकीदार और माली भी फाटक बंद करके चल दिए, लेकिन पदम सिंह वहीं घास पर निरुत्साह और चिंता की मूर्ति बने हुए बैठे थे। पदम सिंह की आत्मा किसी भांति इस तरमीम के स्वीकार करने में अपनी भूल स्वीकार न करती थी। उन्हें कदापि यह आशा न थी कि उनके मित्रगण एक गौण बात पर उनका विरोध करेंगे। उन्हें प्रस्ताव के एक अंश के अस्वीकृत हो जाने का खेद न था, इसका दोष उनके सिर मढ़ा जाता था। हालांकि उन्हें यह संपूर्णतः अपने सहकारियों की असहिष्णुता और अदूरदर्शिता प्रतीत होती थी। इस तरमीम को वह गौण ही समझते थे। इसके दुरुपयोग की जो शंकाएं की गई थी उन पर पदम सिंह को विश्वास न था। वह विश्वास इस प्रस्ताव की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सर पर डाल देता था। उन्हें अब यह निश्चय होता जाता था कि वर्तमान सामाजिक दशा के होते हुए इस प्रस्ताव से जो आशाएं की गई थीं उनके पूरे होने की संभावना नहीं है। वह कभी कभी पछताते कि मैंने व्यर्थ ही यह झगड़ा अपने सिर लिया। उन्हें आश्चर्य होता था कि मैं कैसे इस कांटेदार झाड़ी में उलझा, और यदि इस भावी सफलता का भार इस तरमीम के सिर पर जा पड़ता तो वह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। पर यह उन्हें दुराशा मात्र प्रतीत होती थी। अब सारी बदनामी उन्हीं पर आएगी। विरोधी दल उनकी हंसी उड़ाएगा, उनकी उद्दंडता पर टिप्पणियां करेगा, और यह सारी निंदा उन्हें अकेले सहनी पड़ेगी। कोई उनका मित्र नहीं, कोई उन्हें तसल्ली देने वाला नहीं। विठलदास से आशा थी कि वह उनके साथ न्याय करेंगे, उनके रूठे हुए मित्रों को मना लाएंगे, लेकिन विठलदास ने उल्टे उन्हीं को अपराधी ठहराया। वह बोले, आपने इस तरमीम को स्वीकार करके सारा गुड़ गोबर कर दिया, बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। केवल कुंवर सिंह वह आदमी थे जो पदम सिंह के व्यथित हृदय को ढाढ़स देते थे और उनसे सहानुभूति रखते थे। पूरे महीने भर पदम सिंह कचहरी न जा सके, बस अकेले बैठे हुए इसी घटना की आलोचना किया करते। उनके विचारों में एक विचित्र निष्पक्षता आ गई थी। मित्रों के वैमनस्य से उन्हें जो दुख होता था उस पर ध्यान देकर वह यह सोचते कि जब ऐसे सुशिक्षित विचारशील पुरुष एक जरा सी बात पर अपने निश्चित सिद्धांतों के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो इस देश का कल्याण होने की कोई आशा नहीं। माना कि मैंने तरमीम को स्वीकार करने में भूल की, लेकिन मेरी भूल उन्हें क्यों मार्ग से विचलित कर दिया? पदम सिंह को इस मानसिक कष्ट की अवस्था में पहली बार अनुभव हुआ कि एक अबला स्त्री चित्त को सावधान करने की कितनी शक्ति रखती है। अगर संसार में कोई प्राणी था जो संपूर्णतः उनकी अवस्था को समझता था तो वह सुभद्रा थी। वह उस तरमीम को उससे कहीं अधिक आवश्यक समझती थी जितना वह स्वयं समझते थे। वह उनके सहकारियों की उनसे कहीं अधिक तीव्र समालोचना करना जानती थी। उसकी बातों से पदम सिंह को बड़ी शांति होती थी। यद्यपि वह समझते थे कि सुभद्रा में ऐसे गहन विषय को समझने और तौलने की सामर्थ्य नहीं, और यह जो कुछ कहती है वह केवल मेरी बातों की प्रतिध्वनि है। तथापि इस ज्ञान से उनके आनंद में कोई विघ्न न पड़ता था। लेकिन महीना पूरा भी न हो पाया था कि प्रभाकर राव ने अपने पत्र में इस प्रस्ताव के संबंध में एक लेखमाला निकालनी आरंभ कर दी। उसमें पदम सिंह पर ऐसी ऐसी मार्मिक चोटें करने लगे कि उन्हें पढ़कर वह तिलमिला जाते थे। एक लेख में उन्होंने पदम सिंह के पूर्व चरित्र और इस तरमीम में घनिष्ठ संबंध दिखाया। एक दूसरे लेख में उनके आचरण पर आक्षेप करते हुए लिखा, यह वर्तमान काल के देश सेवक हैं जो देश को भूल जाएं पर अपने को कभी नहीं भूलते, जो देश सेवा की आड़ में अपना स्वार्थ साधन करते हैं। जाति के नवयुवक कुएं में गिरते हों तो गिरे,
काशी के हाजी की कृपा बनी रहनी चाहिए। पदम सिंह को इस अनुदारता और मिथ्या द्वेष पर जितना क्रोध आता था उतना ही आश्चर्य होता था। असज्जनता इस सीमा तक जा सकती है, यह अनुभव उन्हें आज ही हुआ। यह सभ्यता और शालीनता के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन उनकी आत्मा ऐसी मलिन है और किसी में इतना साहस नहीं कि इसका प्रतिवाद करे। संध्या का समय था। वह लेख चारपाई पर पड़ा हुआ था। पदम सिंह सामने मेज पर बैठे हुए इस लेख का उत्तर लिखने की चेष्टा कर रहे थे, पर कुछ लिखते न बनता था कि सुभद्रा ने आकर कहा, गर्मी में यहां क्यों बैठे हो? चलो बाहर बैठो। पदम सिंह, प्रभाकर राव ने मुझे आज खूब गालियां दी हैं, उसी का जवाब लिख रहा हूं। ये तुम्हारे पीछे इस तरह क्यों पड़ा हुआ है? यह कहकर सुभद्रा वह लेख पढ़ने लगी और 5 मिनट में उसने आद्योपांत पढ़ डाला। कैसा लेख है? यह लेख थोड़ी ही है, यह तो खुली हुई गालियां हैं। मैं समझती थी कि गालियों की लड़ाई स्त्रियों में ही होती है, लेकिन देखती हूं तो पुरुष हम लोगों से भी बढ़े हुए हैं। ये विद्वान भी होंगे? हाँ, विद्वान क्यों नहीं है? दुनिया भर की किताबें चाटे बैठे हैं, और उस पर यह हाल। मैं इसका उत्तर लिख रहा हूं। ऐसी खबर लूंगा कि वह भी याद करें कि किसी से पाला पड़ा था। मगर गालियों का क्या उत्तर होगा? गालियां? नहीं, गालियों का उत्तर मौन है। गालियों का उत्तर गाली तो मूर्ख भी देते हैं, फिर उनमें और तुम में अंतर ही क्या है? पदम सिंह ने सुभद्रा को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा। उसकी बात उनके मन में बैठ गई। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। तो मौन धारण कर लूं? मेरी तो यही सलाह है। उसे जो जी में आए बकने दो, कभी ना कभी वह अवश्य लज्जित होगा। बस वही इन गालियों का दंड होगा। वह लज्जित कभी ना होगा। ये लोग लज्जित होना जानते ही नहीं। अभी मैं उसके पास जाऊं तो मेरा बड़ा आदर करेगा, हंस हंस कर बोलेगा, लेकिन संध्या होते ही फिर उस पर गालियों का नशा चढ़ जाएगा। तो उसका उद्यम क्या दूसरों पर आक्षेप करना है? नहीं, उद्यम तो यह नहीं है, लेकिन संपादक लोग अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए इस प्रकार कोई न कोई फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं। ऐसे आक्षेपपूर्ण लेखों से पत्रों की बिक्री बढ़ जाती है। जनता को ऐसे झगड़ों में आनंद प्राप्त होता है, और संपादक लोग अपने महत्व को भूलकर जनता के इस विवाद प्रेम से लाभ उठाने लगते हैं। गुरुपद को छोड़कर जनता के कलह प्रेम का आह्वान करने लगते हैं। कोई न कोई संपादक तो यहां तक कहते हैं कि अपने ग्राहक को प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है। हम उनका खाते हैं तो उन्हीं का गाएंगे। तब तो ये लोग केवल पैसे के गुलाम हैं। इन पर क्रोध करने की जगह दया करनी चाहिए। पदम सिंह मेज से उठाए, उत्तर लिखने का विचार छोड़ दिया। वह सुभद्रा को ऐसी विचारशील कभी न समझते थे। उन्हें अनुभव हुआ कि यद्यपि मैंने बहुत विद्या पढ़ी है, पर इसके हृदय की उदारता को मैं नहीं पहुंचता। यह अशिक्षित होकर भी मुझसे उच्च विचार रखती है। उन्हें आज ज्ञान हुआ कि स्त्री संतानहीन होकर भी पुरुष के लिए शांति, आनंद का एक अविरल स्रोत है। सुभद्रा के प्रति उनके हृदय में एक नया प्रेम जागृत हो गया। एक लहर उठी जिसने बरसों के जमे हुए मालिन्य को काट कर बहा दिया। उन्होंने विमल विशुद्ध भाव से उसे देखा। सुभद्रा इसका आशय समझ गई और उसका हृदय आनंद से विह्वल गदगद हो गया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।